नमस्कार दोस्तों। अयोध्या में जो राम मंदिर है उसमें चढ़ावा चोरी का जो मुद्दा है वो मुद्दा देश विदेश में इतना प्रचार उसका हो गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी और उसके जो पूरी जो संगठन है भाजपा के साथ और जो राम मंदिर में पूरी सियासत को कंट्रोल कर रहे थे, वहां एकदम कोहराम मचा हुआ है। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, भीतर के जो लोग हैं वो कह रहे थे साहब कि अब दो लोगों को हटाने से लड़ाई खत्म नहीं हुई है बल्कि लड़ाई शुरू हो गई है। और सबसे बड़ा जो रोचक मामला है, चंपत राय ने आज कल वो हटाए गए और आज उन्होंने एक बयान जारी किया है और जिसमें साफ साफ उन्होंने एक संदेश दिया है, एक मैसेज दिया है कि टाइगर अभी जिंदा है। और टाइगर अभी जिंदा है का मतलब चंपत राय बहुत जल्दी हथियार डालने वाले नहीं है, क्योंकि उनके पास जो राज है वो किसी के पास नहीं है। क्योंकि पूरे उनके पास तो पोथी है पूरी की भाई ये जो चढ़ावा आया था पिछले 5 साल से 6 साल से, और जब से उनको कंट्रोल राम मंदिर के जो महासचिव बनाए गए राम मंदिर ट्रस्ट के, तब से तो पूरे राज उनके पास है, तो बड़े भारी राजदार है। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने तय कर लिया है कि मंदिर का कंट्रोल सीईओ के माध्यम से, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से मोदी जी के कंट्रोल में होगा। लेकिन इसके खिलाफ जो साधु संत हैं और जो राम मंदिर जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए हैं और जो अभी जो तथाकथित राम जन्मभूमि ट्रस्ट है जो जिसमें काफी लोग वहां मौजूद थे जब चंपत राय और अनिल मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई हुई, तो वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि यहां सीईओ नहीं होगा। सीईओ का मतलब ये जो दुकान है बाकी लोगों की, जो अभी वहां एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो निष्प्रभावी हो जाएगी और मोदी जी का पर्दे के पीछे से कंट्रोल हो जाएगा। सबको पता है, साधु संतों को पता है कि सीईओ का मतलब मोदी का राज राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। मेरे साथ शीतल पी सिंह है जो उत्तर प्रदेश से मेरे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से, और मेरे साथ डॉक्टर राकेश पाठक है जो इस समय इंदौर से हैं। और मैं शीतल पी सिंह साहब के पास आना चाहूंगा कि शीतल जी, ये जो 24 घंटे बाद जो पानी बहा है उत्तर प्रदेश में की नदियों से, ये कहाँ पहुंचा है और भी उसकी था लेने के लिए अगर मैं कहूं आपको कि वहां बैठ करके उत्तर प्रदेश में बैठ के आप किस तरह से था ले रहे हैं, ये पानी किधर हवा का रुख जा रहा है, हवा का रुख इधर जा रहा है या उधर जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है और पलड़ा किसका भारी है? शीतल पी सिंह साहब। देखिए, ऐसा इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो है कि जो पूरी स्कीम ऑफ थिंग्स है आरएसएस की, इसको वेटिकन की तरह अयोध्या को बनाने की, और उसका कब्जा है उस पर, उसमें कोई फर्क नहीं आया है। कुछ मोहरे आगे थे जो बदनाम हुए, उनको पीछे कर लिया, कुछ नए मोहरे वहां पे लग दिए, वो कब्जा बरकरार है। दूसरी चीज ये है कि एक कंट्रोवर्सी हो गई जो उनको नुकसान कर रही थी काफी बड़े लेवल पे। इसके पहले बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई लेकिन उनको वो पी गए थे और उसमें कुछ उनका नुकसान नहीं हुआ था। 21 से उनके खिलाफ ये शिकायत हो रही है कि जमीनों की खरीद में बड़े पैमाने पे धांधली हो रही है। रिकॉर्ड पे इसको संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं वो ला रहे थे और अन्य नेता ला रहे थे। स्थानीय जो सपा कांग्रेस के नेता हैं वो सब उसको एक्सपोज कर रहे थे, लेकिन ये बात कभी उठ नहीं पा रही थी। फिर ये हुआ कि जो निर्माण कार्य है उसमें बहुत बड़े घोटाले हैं, उसमें 40% तक के कमीशन की बात हुई, वो बात भी नहीं उठ पाई, जबकि अंदर के लोग ही ये बात कर रहे थे। लेकिन ये बात जरा ज्यादा लोगों को टच कर गई, और शायद ये भी हो सकता है कि माहौल भी कुछ बदलता है धीरे धीरे, कुछ चीजें कभी एक्सेप्ट नहीं होती, कभी हो जाती है। इस बार जो चढ़ावा डकैती का मामला है, जो पहले चोरी था जिसे नृपेंद्र मिश्रा ने डकैती करार कर दिया, ये मामला लोगों की जनभावना में चला गया। इसका असर भी दिखा तुरंत, बाकी मामलों में असर नहीं हुआ था, इसमें तुरंत वहां भीड़ कम हो गई, एकदम 1/4, 1/5, फिर कह रहे हैं उससे भी नीचे चली गई है। आजकल तो लोग कह रहे हैं कि 10-12 हजार आदमी आ रहे हैं। मैं भी खुद गया था, कल था वहां, उसके पहले भी गया था, काफी भीड़ कम हो गई है और चढ़ावा भी कम हो गया है, उसी के प्रोपोर्शन में हर चीज होगी। तो ये असर साफ था और इसकी चर्चा बहुत हुई
और इसमें उनको बहुत सारे वो सब ड्रामे करने पड़े, जैसे एक एसआईटी बनानी पड़ी। ये पहला केस है ऐसा जिसमें एक कॉग्निजेबल ऑफेंस में बिना एफआईआर हुए एसआईटी बन गई। ये गैर कानूनी काम है, इसका कोई कानूनी मतलब नहीं है। कभी भी कोर्ट में अगर कोई ये जाएगा मुजरिम तो उसको रेमेडी हाई कोर्ट और सब जगह इस बात पे ही मिल जाएगी कि ये क्या है, कागज पे कुछ है ही नहीं। लेकिन बनी, कोशिश की गई कि इससे ठंडा हो जाए। जब उसमें भी नहीं बात ठंडी हुई तो फिर एक एफआईआर कर दी गई कर्मचारियों के खिलाफ, कुछ जो चतुर्थ श्रेणी तृतीय श्रेणी के हैं, काउंटिंग में है। उसमें कुछ छोटी मोटी, वही उन लोगों को फिर जेल भी भेज दिया गया। उनके यहाँ से जो बरामदगी थी जिसको छुपाने की कोशिश हो रही थी वो थोड़ी सी जमा कर ली गई। तो मामला जो है 1-2 करोड़ की चोरी का बना के वो चार्जशीट करने का उन्होंने आखिरी रखा हुआ है। लेकिन इस बीच चूंकि बात हो रही थी इस पर, तो उन्होंने ये किया कि साहब इन लोगों के इस्तीफे करा दिए। 2 लोग जो प्रमुख थे और तीसरा जिसको इनवाइटी थे उसको बाहर कर दिया, गोपाल राव को, कि भैया तुम पर्दे में आ जाओ, और नए 2-3 लोगों को उसमें एम्प्लॉय कर दिया। मीनवाइल लखनऊ का सीएम ऑफिस, जो डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है लेकिन इनडायरेक्टली चूंकि उसके प्रदेश में सब हो रहा है, और पीएमओ जिसने इस ट्रस्ट को बनाया है, उन पर जब बात ना आ जाए, इसके लिए पीएमओ ने नृपेंद्र मिश्रा के जरिए ये प्ले किया तीसरे हफ्ते में, इस घटना के उभर के आने के बाद। ये साहब उन्होंने पहले तो वो चंपत राय को क्लीन चिट वगैरह दी, और उसके बाद वाले बयान में उन्होंने कहा बड़ी डकैती हो गई है और ये है वो है, और 20 तक उन्होंने कई अखबारों को, मीडिया को इंटरव्यू दिए, टीवी को। 20 के बाद वो एकदम चुप लगा गए। तो पीएमओ को उन्होंने बचा लिया उससे कि भाई पीएमओ तो खुद ही कह रहा है डकैती हुई। तो बॉल चली आई उत्तर प्रदेश में और नागपुर के पास, आरएसएस के पास। आरएसएस को पूरा प्ले करना था। आरएसएस ने धीरे धीरे इस मामले को सरकार के वहां पहुंचा दिया है कि जब हम आप सिर्फ चोरी की बात करेंगे, और चोरी में वो 5-6 लोगों के नाम, एसआईटी की कल वो लीक कर दी गई रिपोर्ट जिसमें चंपत राय को क्लीन चिट है, यहां तक कि टिन्नू यादव को क्लीन चिट है उसमें, जिसको अच्छा। मीडिया ने और हमारे सवर्ण समाज ने सब डे वन से अभियुक्त बना रखा है। एसआईटी की रिपोर्ट के अनुसार तो टिन्नू यादव ने तो उसमें कुछ किया नहीं है। टिन्नू यादव का कुल दोष उसमें ये लिखा हुआ कि उनके पास कुछ चाबियां वगैरह थी जिनके बारे में उनको कोई आधिकारिक उसके बारे में मतलब प्रपत्र जारी नहीं हुआ था। तो प्रपत्र तो जारी टिन्नू यादव करते नहीं है। टिन्नू यादव तो आदेश का पालन करते हैं। एक्स ने कहा कि भाई तुम जाओ वहां, दरवाजा खोला, वो दरवाजा खोला है, ये कराओ वो कराओ, चाबी और रखे रहो। लेकिन जिसको आदेश जारी करना था ये उसने नहीं किया, तो ये तो सीनियर लोगों की गलती है, तो ये भी उसकी गलती नहीं। उसका कुल एक दोष है कि अप्रैल में उसने एसबीआई के एक फला अफसर से, जिनका नाम लिखा हुआ है, उनसे अपने भतीजे को नौकरी देने की सिफारिश की, और उसकी सिफारिश मान के उसके भतीजे को या भांजा है उसको वहां नौकरी दे दी गई। 2 महीने में वो भी उस चोर मंडली में शामिल हो गया। तो वो अपराधी है चोरी का। लेकिन इसका कुल दोष ये है कि ये वहां काम करता था, इसके पास चाबियां थी जो किसी के आदेश से आई होंगी, और दूसरा ये कि इसने अपने भतीजे की सिफारिश की थी। तो ये तो कोई ऐसा दोष नहीं है जिसमें किसी को आप फांसी पे चढ़ाएं। लेकिन हमारे सवर्ण समाज की जो वृत्ति है दिमाग की, यादव मिल जाए, मुसलमान मिल जाए, दलित मिल जाए, तो उसको पहले हम सूली दे देते हैं, बाद में पता करते हैं कि उसका क्या गलती थी कि नहीं थी। और वही हम लोगों ने किया, और सब लोगों ने मिलके अभी तक सारे मीडिया में टीनू लग रहा, टीनू नहीं, कोई गैंगस्टर चल रहा हो, और वहां से खबर ये आ रही है। बिल्कुल। तो ये सब ये मामला जहां है, 1 सेकंड, 2400 करोड़ रुपए में मंदिर बना है जो उन्होंने खुद डाटा दिया। उसमें कहा गया कि मान लीजिए उसमें आधा मजदूरी आधा वो होता है, तो अगर मटेरियल 1200 करोड़ का भी लगाए या 1000 करोड़ का ही मान लीजिए, 40% कमीशन की बात है। तो 400 करोड़ की जहां चोरी है उस पर कोई बात नहीं हुई, न एसआईटी में हुई, न पीआईटी में हुई, न डीआईटी में हुई, न कहीं हो रही है। दूसरा, जमीनों की खरीद सैकड़ों करोड़ की है जिसमें बड़ी डकैती है, उसमें कोई बात नहीं हुई। बात जो हो रही है कुल 80 लाख की चोरी अब तक आई है। ये जांच होने के बाद हो सकता है 1-1.5 करोड़ की हो जाए। तो 1.5-2 करोड़ में हमको आपको पूरे परिवेश को निपटा देंगे। वो 4-5 आदमी को अंदर करके जेल में डाल देंगे, और हम लोग सोचेंगे बड़ा ढोल पिट गया, ये हुआ वो हुआ। आरएसएस ही आगे था, आरएसएस ही पीछे भी है, आरएसएस ही वहां है। वो जमीन जो ली गई है मंदिर से 6 किलोमीटर दूर, जिसको बंसल टू बंसल ट्रांसफर हुआ है, उस जमीन में पशुओं का चारा उग रहा है जो कारसेवकपुरम में आता है। कारसेवकपुरम के जानवरों का गोबर
उस जमीन में जाता है। तो पूरी चीज आरएसएस के हाथ में है, आरएसएस के लिए काम में आ रहा है, पूरे मंदिर की व्यवस्था आरएसएस की सेवा कर रही है। और हम लोगों के पास एक मामला आया भी था, तो उस मामले को उन्होंने 1.5-2 करोड़ में और 4 छोटे कर्मचारियों में पहुंचा के लगभग खत्म कर दिया है। बिल्कुल सही बात है। बहुत आपने तो नई चीज, चूंकि आप स्पॉट पर थे और मेरी तो बात हुई थी जब आप अयोध्या में थे, आपने कहा मैं वहां कुछ रिसर्च करने के लिए गया हुआ हूँ, और आपने बेहतरीन रिसर्च की है, नो डाउट। राकेश पाठक साहब, आप तो कन्नौज के बहुत लगे हुए शहर इंदौर में है, और वहां भी वो भी धर्म नगरी मानी जाती है। कन्नौज, इंदौर आधा जो आउटर इंदौर है और बाकी कन्नौज, आप वहां से ये जो घटनाक्रम नहीं, घटे हैं इंदौर से उमाकांत जी, इंदौर से मैं एक पहले तो बता दूं, मेरा सदर मुकाम भोपाल रहता है और ग्वालियर इंदौर में टप्पे खाता रहता हूँ। ग्वालियर मेरा घर है और इंदौर में ससुराल है, जी तो मेरा चलता रहता है। लेकिन इंदौर से कन्नौज की ऐसी पास में नहीं है। आप अपना सवाल कर लें, फिर मैं क्रमशः अपनी बात जी जी जी, मैं आपसे राकेश पाठक साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि अयोध्या के जो घटनाक्रम है उसको आप किस रूप में देखते हैं, क्योंकि जो लड़ाई है, लड़ाई अब नए मुकाम पर पहुंच गई है, और अब जो आरएसएस और साधु संत है ये इकट्ठे हो गए, इन्होंने तलवार भाजनी शुरू कर दी। सीईओ अपॉइंट नहीं होना चाहिए, अगर सीईओ अपॉइंट हो जाएगा तो इनकी सबकी दुकान बंद हो जाएगी। और अब हालात ये है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनके लोगों की तरफ से जो गोदी मीडिया का जो प्रचार चलाया गया, उससे साधु संत बहुत नाराज है। आप किस रूप में अयोध्या के जो मौजूदा हालात हैं और जो एक ब्रेक इवन पॉइंट पे, पीक पे पहुंचा हुआ है, अब आगे क्या होगा, आपका क्या एनालिसिस है, क्या मानना है, डॉक्टर राकेश पाठक जी? सर, वैसे शीतल जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से क्रोनोलॉजी समझा दी है। वो अमित शाह कहते हैं ना, आप क्रोनोलॉजी समझिए। अब उस क्रोनोलॉजी में हम आज की तारीख में जिस मुकाम पर खड़े हैं, उसमें सबसे पहले तो ये कहने की जरूरत है कि इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं। आदमी या तो जमानत पर रिहा है या है फरार। तो राम मंदिर की डकैती में इस सिरे से उस सिरे तक सबके सब शरीके जुर्म है। प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय, राम मंदिर न्यास और जितने उससे जुड़े हुए संगठन है, वे सब इसमें शामिल हैं। पहले एसआईटी की रिपोर्ट की बात कर लें, चंपत राय को किस तरह बचाया गया है उस पर बात कर लेते हैं। देखिए सर, 9 पन्ने की रिपोर्ट आई है, सार्वजनिक हो चुकी है। चंपत राय की पाती के मुताबिक उसे लीक करवा दिया गया है। चंपत राय ने अपनी चिट्ठी के आखिरी पैरा में लिखा है, यद्यपि यह परम गोपनीय रिपोर्ट थी लेकिन सार्वजनिक हो चुकी है। इस एक लाइन में चंपत राय ने यह इशारा भी कर दिया है कि या तो लखनऊ में बैठे लोगों ने या दिल्ली में बैठे लोगों ने ये एसआईटी की रिपोर्ट लीक करवाई है। अब उस रिपोर्ट में क्या है, शीतल जी बता चुके हैं कि उसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि चंपत राय का नाम नहीं है। बाकी जितनी चीजें उसमें बताई गई हैं, जैसे गणना कक्ष में कर्मचारियों की आकस्मिक जांच नहीं होती थी, सीसीटीवी फुटेज 40 दिन में 70 बार चोरी को पकड़ा है सीसीटीवी फुटेज में। यह सिर्फ 40 दिन की बात है, 27 अप्रैल से 5 जून तक। अगर हम मंदिर के उद्घाटन की तारीख से जोड़ें तो कितनी बार चोरी हो चुकी होगी, कितने सीसीटीवी फुटेज होंगे जिनको या तो डिलीट कर दिया गया होगा, डीवीआर बदल दिया गया होगा, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। नंबर 2, चाबियों की बात है। उस रिपोर्ट में लिखा है कि हुंडियों की जो चाबी थी वो रामशंकर यादव टिन्नू पर रहती थी और वो अधिकृत रूप से नहीं थी। एसआईटी ने उसमें आगे ये नहीं पूछा कि अगर उसके पास चाबी रहती थी, चाबियां रहती थी, तो चाबियां दी किसने थी उसे, उसका जिम्मेदार कौन था। बैंक के साथ एक एसआईपी बनी थी, एसओपी बनी थी। 2024 और 2025 की 2 तारीखों का उल्लेख है एसआईटी में। हम वे तारीखें भी बता देते हैं। तारीख है जो उसमें लिखी है 20/9/2024 और 6/2/2025।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में ब्रांच मैनेजर के साथ एक बैठक हुई ट्रस्ट के पदाधिकारियों की। उसमें एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर तय किया गया। एसआईटी की रिपोर्ट कहती है उसमें सुरक्षा उपायों पर चर्चा हुई, लेकिन उस पर अमल नहीं किया। यानी ट्रस्ट ने बैंक के सामने जो वादे किए थे, जिस पर दस्तखत हुए कि भविष्य में गणना कक्ष में क्या क्या होगा, कौन कर्मचारी होंगे, उनकी आकस्मिक जांच होगी, गिनती करने वालों को समय समय पर जांचा परखा जाएगा, सीसीटीवी फुटेज की निगरानी बढ़ाई जाएगी, ये सब उस एसओपी में लिखा है। एसआईटी की रिपोर्ट कहती है इसका पालन नहीं किया गया। आगे उसमें लिखा है जानबूझकर लापरवाही की गई जिससे गबन और चोरी हुई है। आगे ये रिपोर्ट कहती है कि गणना कक्ष में गंभीर विफलताएं पाई गई हैं। अनिल मिश्रा पर पूरा ठीकरा फोड़ दिया गया है। इसके अलावा उसमें टिन्नू यादव की हरकतों पर भी कोई बहुत गंभीर टिप्पणी नहीं। लेकिन ये सारी टिप्पणियां जब की गई हैं तो उसमें कहीं ये क्यों नहीं बताया गया कि जो एसओपी तय हुई थी उसका पालन किसने नहीं किया? आखिर जिम्मेदारी किसकी थी? ये लवकुश मिश्रा की थी, टिन्नू यादव की थी, या बाकी जितने उसमें सज्जन हैं? जिम्मेदारी तो ट्रस्ट के महासचिव की थी, कोषाध्यक्ष की थी, तीसरे पदाधिकारी अनिल मिश्रा की थी। एसआईटी ने एक लाइन में यह नहीं लिखा है कहीं भी कि इन अनियमितताओं के लिए निरंतर चोरी, लिखा है एसआईटी की रिपोर्ट, निरंतर चोरी हो रही थी। आप पढ़िएगा 9 पेज की रिपोर्ट, उसमें यही शब्द है कि निरंतर अनियमितताएं। थोड़ी वो सरकारी भाषा है, सरकारी शब्द है उसमें, लेकिन आशय शुद्ध रूप से ये है। तो एसआईटी ने किसी की जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की कि अल्टीमेटली किसी बैंक की शाखा में अगर कोई चोरी हो जाए, कैशियर कोई गड़बड़ी करे, कैश काउंटर पर बैठने वाला या चेक पास करने वाला कोई गड़बड़ी करे और वो भविष्य में चलकर ये कह दे कि हाँ साहब ये गड़बड़ी हुई है, मैं तो इस्तीफा देकर जा रहा हूं, तो क्या भारत का कानून उसे बरी कर देगा? क्या चंपत राय की जिम्मेदारी तय नहीं होगी? क्या कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी महाराज सिर्फ इतना बयान देकर फ्री हो जाएंगे कि मेरे तो चेक पर दस्तखत ही नहीं होते थे, मैं तो उस गणना की प्रक्रिया में कहीं शामिल नहीं था? जबकि एक साधारण सी बात है, जो मैंने बैंक का उदाहरण दिया, बैंक का कैशियर कैसे बच जाएगा उस बात से? बैंक में गबन हो तो। और क्यों नहीं दस्तखत होते थे? कोई भी संस्था जो फर्म सेंसिटाइज सोसाइटीज में रजिस्टर होती है, हम सर खेल संगठन चलाते हैं, ग्वालियर बैडमिंटन एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं मैं, स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूं। हमारी संस्थाओं की या कोई भी संस्था हो, कोई मोहल्ला सुधार समिति हो, किसी मल्टी स्टोरी की रहवासियों की जो सोसाइटीज होती हैं, अगर वो रजिस्टर्ड हैं, उनके बैंक खाते खोलने पड़ते हैं। उस पर 3 लोगों के दस्तखत होते हैं, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव। 3 में से 2 ड्रॉइंग डिस्पर्सिंग के पावर 3 को होते हैं, किन्हीं 2 के दस्तखत अनिवार्य होते हैं चेक पर। तो कोषाध्यक्ष ये कैसे कह सकता है कि मैं तो कहीं शामिल ही नहीं था? बिल्कुल, आपने बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण, जी जी, बड़ी आपने पाठक साहब, आपने अंतिम बात ये कहना चाह रहा हूं कि चंपत राय को बचाने में इन 3 अधिकारियों की उतनी जिम्मेदारी नहीं है जिनके एसआईटी की रिपोर्ट पर दस्तखत है आईएएस आईपीएस पर। असल में जिनके हाथ में इनकी लगाम है नागपुर और दिल्ली में, उनके कहने से चंपत राय को बरी किया गया है। जी सर, बिल्कुल सही बात है। शीतल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि ये जो नया झगड़ा, मेरी भी फैजाबाद अयोध्या में बातचीत हुई है, लखनऊ बातचीत हुई है, और जो रिपोर्ट मिल रही है उन्होंने कहा साहब ये जो है पिक्चर अब नई शुरू हो गई है। साधु संतों का एक बड़ा खेमा जो राम जन्मभूमि, आधा साधु संत तो इनके खिलाफ है, वो कहते हैं तो गए कब्जा कर लिया इन्होंने पूरा राम मंदिर ट्रस्ट, और आधा जो असली जो लोग हैं उनका ये बहुत क्लियर पिक्चर अब उभर रही है कि आरएसएस और बीएसपी बोलते हैं शॉर्ट में, बीएसपी, आरएसएस बीएसपी जिनका कंट्रोल था राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर, वो इकट्ठे हो गए हैं और उन्हें मोर्चाबंदी कर दी है मोदी एंड कंपनी, गुजरात लॉबी दिल्ली के खिलाफ।
और नोएडा के जो चैनल है, जो आमतौर पर आप संबोधित करते हैं, नोएडा के चैनलों से पूरा कंपेन चला गया, बमबारी कराई गई कि सारा चोरी के अलावा वहां कुछ होता नहीं है। इस बात से बहुत नाराज है चंपत राय एंड कंपनी हो या गिरी हो या बाकी लोग हो। आरएसएस का बड़ा खेमा बहुत नाराज है कि ये हमें बदनाम करने का खेल किया गया, हम तो मर जाएंगे कल परसों, लेकिन 2-4 साल में, लेकिन ये जो मंदिर को बदनाम किया, भगवान राम को बदनाम कराया गया, ये दिल्ली के चैनल, नोएडा के चैनलों के माध्यम से, और अखबार, जो बड़े अखबार है, आपको पता है कौन कौन अखबार है और क्या क्या उनमें लीड स्टोरी ऐसी छपाई जा रही थी जैसे वो स्क्रिप्ट करके दिल्ली दरबार से हो रहा है। आपकी क्या रिपोर्ट है शीतल जी? मीडिया को सरवाइव करना, ये मामला ऐसा हुआ जैसे सोशल मीडिया ने नेशनल विमर्श का हिस्सा बना दिया। ये पहली बार इस तरह की चीज, ये तो डेवलपमेंट तो हो ही रहा था, 70% रेवेन्यू ट्रांसफर हो चुका है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में। अब मतलब हर महीने का बैलेंस शीट में जो आपका टेलीविजन है वो हार रहा है सोशल मीडिया से, उसकी रीच बहुत हो गई है। इस मामले में विमर्श भी वो लोग ले आए, और मीडिया को अपने सर्वाइवल के लिए अगर वो बिल्कुल निगेटिव रहता तो उसकी व्यूवरशिप एकदम जीरो हो जाती। इस मामले पे आकर्षण बहुत था ना, राम का नाम है भाई, राम का नाम बहुत बड़ा है, वो तो आप जानते ही हैं। तो उस पे आप जब देख रहे हैं कि ये खबर आने से पहले तो सोशल मीडिया में ही आई, 1/10 वहां ऑडियंस हो गई है, फुटफॉल गिर गया है, तो इसके नाम का असर है। तो इस नाम का असर टेलीविजन चैनल और अखबारों पर नहीं होगा, वो इस खबर को पी जाएंगे, वो ट्विस्ट कर सकते हैं जो उन्होंने किया, जो करते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते थे कि वो इग्नोर कर देते इसको और चुप रह जाते, जैसा वो बहुत सारे मामलों पे होते हैं। देखो, ये गलतफहमी मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है कि लखनऊ, दिल्ली और नागपुर में कोई इस तरह की हलचल हो रही है जिसका अभी कोई तात्कालिक कोई चेंज होने वाला है, ऐसा मुझे बिल्कुल यकीन। ये सब एक ही जगह से है, डिफरेंसेस, फ्रिक्शन सब जगह होते हैं, उन फ्रिक्शंस को वो हैंडल कर लेते हैं। अभी उनकी प्रॉब्लम ऐसी कहीं नहीं हुई है, और इस मामले में भी ये बिल्कुल मत सोचिए, जितना वो चाह रहे थे वैसी एसआईटी रिपोर्ट आई है, जितना वो चाह रहे थे उतना ही अब तक हुआ है, और जैसा उन्होंने चाहा वैसा उन्होंने कर लिया। कुछ मोहरों को बाहर दे दिया आपको पीटने के लिए, और नए मोहरे वहां पे रख दिए, और अब आपस में थोड़े दिन चंपत राय की ये सब हो जाएगा, वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे थोड़ा बहुत, उसके बाद समझा बुझा के सब ठंडा कर लिया जाएगा, नई घटनाएं आ जाएंगी और इसकी जगह ले लेंगी। इसी की प्रतीक्षा वो शांति से कर रहे हैं, समय बिता रहे हैं, क्योंकि चुनाव है उत्तर प्रदेश में। लेकिन बाकी ये सब मैं नहीं समझता कि यार नागपुर और दिल्ली में कोई ऐसा फ्रिक्शन है कि उसकी वजह से वो इनका नुकसान करना चाहे। नहीं, उन्होंने तो पूरा आयोजन किया टिन्नू यादव के बल पे अखिलेश यादव को समाप्त करने का। 3 दिन में वो देखिए, उसको इस समय 19 करोड़ लोग देख चुके हैं। एक फर्जी खबर को कि 980, अभी तो मुझे दिन में राकेश जी ने भेजा कि वहां के अखबारों में पूरी 5 कॉलम की खबर लगी हुई है, फर्जी खबर, जड़ से फर्जी खबर उन्होंने 3 दिन के भीतर पूरे देश में फैला दी। 19 करोड़ लोग देख चुके हैं उसको, कि टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के बीच 980 बार बात हुई। टिन्नू यादव आरएसएस का ओटीसी ट्रेंड आदमी है, 88 में, ये दिखा रहे हैं इन्होंने मुझे भेजा था। शीतल जी जिस खबर का जिक्र कर रहे हैं वो ये खबर छपी है 5 कॉलम में मध्य प्रदेश के अखबार में, और ये संघ पोषित अखबार है स्वदेश। अटल बिहारी वाजपेयी इसके संपादक रहे थे किसी जमाने में, लखनऊ एडिशन में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। सर, तो आप शीतल जी, आपका कहना है कि डाइवर्जन टैक्टिक्स चलेंगी कुछ दिन, और उसके बाद ये मामला रफा दफा करने की कोशिशें होंगी। मामला कल ही उन्होंने ये बैठक बुला के कर दिया, हद पे रफा दफा कर लिया है। चंपत राय और मिश्रा को पीछे कर लिया, एक दलित अधिकारी को आगे कर दिया, अभी वो किसी को सीईओ वगैरह बता देंगे, वो भी आरएसएस से आएगा। जो तीनों का पैनल बना है वो तीनों आरएसएस के हैं, जिनको इसका चयन करना है वो आरएसएस के। तो काहे का झगड़ा है भाई, हम लोग गलतफहमी में इनके बारे में मत रखे हैं। तो ये शीतल जी पॉलिटिकल फॉल आउट की बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है, क्योंकि घर घर में ये बात फैल गई कि इन्होंने चंदा चोरी की, चढ़ावा चोरी किया, लूटपाट कर ली। इसका असर निश्चित रूप से पॉलिटिकल असर पड़ेगा भाजपा पर। अरे भैया, चुनाव आयोग उनका है, उत्तर प्रदेश सरकार उनकी है,
लठैत उनके पास है, मीडिया उनका है, सोशल मीडिया उनका है, पैसे बिल्कुल। उनके पास है, पैसे वाले उनके साथ है। अभी भी आपको गलतफहमी है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव चुनाव जीत जाएंगे? कुछ नहीं होगा। किसी को कहीं कोई नहीं जीत सकता, खत्म हो चुका है देश। देखा नहीं 3 दिन में उन्होंने उड़ा दिया। 19 करोड़ लोग मान रहे हैं कि अखिलेश यादव और टिन्नू यादव मिले हुए हैं, और टिन्नू यादव 1988 का ओटीसी ट्रेंड आदमी है, संघी आदमी है। उन्होंने कुर्बान कर दिया अपना प्यादा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपने बड़ी बात कह दी। जी, मैं राकेश पाठक साहब के पास आ रहा हूँ। आखिरी सवाल राकेश पाठक साहब से, आप समापन करें। और जो जो आपके पिटारे में बातें हैं, वो मुझे लग रहा है कि काफी आप रिसर्च भी करते हैं। क्या आप कहना चाहते हैं कि इस मामले का एंड क्या होने वाला है? जी, राकेश पाठक साहब। देखिए जी, आदरणीय शीतल जी ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है, और मैं आपको एक व्यावहारिक अपना अनुभव साझा करना चाहता हूं। शीतल जी सुनिएगा, मैं 4 तारीख को कनाडा से दिल्ली पहुंचा। 5 को मुझे अपने जहां रुका था वहां से रेलवे स्टेशन पहुंचना था। मैंने जो कैब की थी, शीतल जी संयोगवश कैब ड्राइवर बात करने लगा। हम लोग करते ही, हमारी आदत है, हम ऑटो रिक्शा में बैठे या कैब में, थोड़ा सा हालात के बारे में वे लोग क्या सोच रहे हैं, आम जनता क्या सोच रही है, क्योंकि हम लोगों पर तो यह आरोप लग जाएगा कि हम तो एसी कमरों में बैठकर डिबेट कर रहे हैं। उमाकांत सर, मैंने जब कैब ड्राइवर साहब से बातचीत शुरू की, अगले मिनट में उसने पहला वाक्य बोला, आपको पता है साहब, टिन्नू यादव ने अखिलेश यादव से 980 बार टेलीफोन पर बात की। बताइए। यकीन मानिए शीतल जी, मैं शपथ पूर्वक कह रहा हूं, मैंने 5-6 घंटे पहले परदेश से आया था। मुझे तो नहीं मालूम था कि ये खबर कब आई है, किस माध्यम पर आई है। लेकिन दिल्ली के कैब ड्राइवर को यह पता था कि टिन्नू यादव और अखिलेश के बीच में 980 बार बात। मैं उससे कितनी, जी सर, मैं बिल्कुल, मैंने तो इसको डिजिटल वो किया है, फॉरेंसिक इसकी रिसर्च की है। 19 करोड़ लोग देख चुके हैं सर। उसी पर आ रहा हूं। अब आप देखिए, 7 लोग देख रहे हैं उसको फेसबुक पे, उस पे। बिल्कुल सर। अब आप कैब ड्राइवर को दोष देंगे कि ये अखबार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अखबार है, स्वदेश, इसके इस वक्त मध्य प्रदेश में कई शहरों में एडिशन है। मैं खुद इस अखबार में जिम्मेदारी के पदों पर 2 अलग अलग पारियों में रहा हूं, आज से 30 साल पहले। अब तो मुझे 38 साल से ज्यादा हो गए पत्रकारिता, मैं खुद रहा हूं इस अखबार में। अखिलेश यादव की पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 4-5 जगह FIR कराई है इस खबर के। 20 जगह FIR हो गई, 20 जगह। अब इसकी हेडिंग देखिए सर। एक सेकंड, शाम को रिपब्लिक टीवी अभी भी ये चला रहा है, डिबेट हो रही है। बताइए, मैं उसके तकनीकी पक्ष पर ही ले जाना चाहता हूं ताकि हमारे दर्शक समझें इस बात को। इस खबर की हेडलाइन है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड से 980 बार बात करने के मिले साक्ष्य, सुरक्षा एजेंसियां परीक्षण में जुटी। ठीक, मैं सर अपने दर्शकों को मात्र इतनी सी बात कहना चाहता हूं। हम सब लोग अपनी पत्रकारिता के दौर में क्राइम रिपोर्टर भी रहे, हम समझते हैं पुलिस के कामकाज के तरीके को। किसी की भी CDR निकलवाने के लिए, कॉल रिकॉर्ड निकलवाने के लिए प्राथमिक तौर पर पुलिस को यह बताना पड़ता है कि संबंधित व्यक्ति की कॉल रिकॉर्ड क्यों चाहिए। वो किसी केस में आरोपी हो तब उसकी CDR निकलती है। टिन्नू यादव आरोपी है, उसकी CDR पुलिस मांग सकती है संचार विभाग से, मोबाइल कंपनियों से। आज की तारीख तक जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस के किसी सिपाही ने भी यह साबित नहीं किया है कि टिन्नू यादव या अखिलेश यादव की CDR मांगी गई है। कहीं किसी पुलिस की जांच पड़ताल में यह नहीं लिखा है कि CDR मिली और उसमें 980 बार बातचीत का रिकॉर्ड मिला है। और शीतल जी बता रहे हैं कि 19 करोड़ लोग देख चुके हैं। दिल्ली का कैब ड्राइवर हमें ज्ञान बांट रहा था। अखबारों की पहले पेज की फर्स्ट लीड खबर है 5 कॉलम में। तो इस झूठ से लड़ने की ताकत किसके पास है सर? अंतिम बात जो शीतल जी ने कही है, सचमुच में इसका कोई असर नहीं होगा। अगर हम ये सोच रहे हैं कि राम मंदिर चोरी से हिंदू समाज में कोई बहुत बड़ा आलोड़न है, कोई बहुत बड़ी पेट में पीर हो रही है, कुछ नहीं होने वाला। उसका पहला सबूत है, जाति की जड़ों में जकड़ा हुआ हमारा समाज एक यादव को निशाने पर रखा था, सब कुछ भूलकर। उसे राम मंदिर की चोरी से मतलब नहीं था। ये जो ब्राह्मणवादी सोच है सर, ये जो श्रेष्ठता बोध है हमारे समाज का, इसमें उसे बलि का बकरा चाहिए था।
अब्दुल नहीं मिला तो यादव मिल गया। सैल्यूट सर आपको, बिल्कुल सच बात कह दी आपने। और हम लोगों तो को सच बात सर कोई असर नहीं होने वाला। थोड़े दिनों बाद एक हेडलाइन मैनेजमेंट होगा, कोई नई खबर आ जाएगी, कोई नया मुद्दा आ जाएगा। जैसे एक बीच में आया कि राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, मोदी जी को ऑस्ट्रेलिया में जान का खतरा है, ऑस्ट्रेलिया सरकार सतर्क हो गई है। ऐसी कोई नई हेडलाइन आएगी, थोड़े दिनों बाद लोग मंदिर की चोरी भूल जाएंगे। लेकिन ये आजाद भारत की आस्था की डकैती है सर, ये पैसे कौड़ी का मामला नहीं है, ये शिलाओं की चोरी का, सोने चांदी की ईंटों की चोरी का, काकभूषुंडी जी की चोरी का मामला नहीं है। ये भारत की धर्मनिरपेक्ष जनता की आस्था पर डाका है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हिंदू मुसलमान की नफरत में डूबी हुई इस देश की जनता बहुत जल्द से भूल जाए। क्षमा करें सर।